शुगर जैसी किसी भी दूध में टेस्ट में पॉजिटिव आता है तो दूध मिलावटी है। लगातार पशुधन की गिरावट और दूध का बढ़ना भयंकर स्थिति की तरफ ले जा रहा है। दूध की जो उपलब्धता है, यदि उसकी बारीकी से हम लोग छानबीन करते हैं तो हम पाएंगे कि उसमें बहुत बड़ा हिस्सा मिलावट का है। सर, ये जो देश में जो मिलावट का वो है, और एक तो सबसे बड़ी मिलावट तो है, दूध से लेके आटा तक में मिलावट है। तो मिलावट कितना बड़ा मुद्दा। दूसरी बात कि जो आपका जो अभियान है, जो मिलावट के अभियान, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मिलावट कितना बड़ा मुद्दा नहीं है, मिलावट ही सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि मिलावट से कई स्तरों पर नुकसान हो रहा है। सबसे पहले तो जो कंज्यूमर है, जो उस दूध का इस्तेमाल कर रहा है या चाय का इस्तेमाल कर रहा है या दूध से बने किसी भी खाद्य सामग्री का इस्तेमाल कर रहा है, उसमें भी जो वेजिटेरियन फैमिली है, जो एक उम्मीद के साथ पनीर खाती है कि उसको प्रोटीन मिलेगा, दूध से कैल्शियम मिलेगा, उसको वहाँ पर हम जहर दे रहे हैं मिलावटी खाद्य सामग्री के वितरण की वजह से। और मिलावटी खाद्य सामग्री में जो दूध पदार्थ हैं, उनमें पनीर बड़ी तीव्र गति से बिकने वाला पदार्थ है, हर घर में इस्तेमाल होने जैसी स्थिति में आ गया है और शादी विवाह में एक सोशल स्टेटस बन गया है। तो जो पनीर है वो मैं पूरे दावे से कह सकता हूँ कि 90% पनीर नकली है, बाज़ार में मिलावटी है। दही बहुत बड़ा पदार्थ है, दही मिलावटी है, उसी स्तर पर लगभग मिलावटी है। दही और पनीर के साथ साथ जो सीधे तौर पर हम दूध का इस्तेमाल करते हैं और दूध पीते हैं, उस दूध में ज़्यादातर जब हम देखेंगे तो शुगर पॉजिटिव आ रहा है। प्राकृतिक शुगर कभी टेस्ट में नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो शुगर पॉजिटिव आ रहा है, जिसकी वजह से जो शुगर के मरीज हैं उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है बड़ी तेज़ी के साथ। इसमें जैसे बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि मिलावट को हम कैसे समझें और पाउच में जो दूध पैक है उसकी मिलावट को कैसे समझें। तो शुगर जैसी किसी भी दूध में टेस्ट में पॉजिटिव आता है तो दूध मिलावटी है। फिर चाहे वो कॉरपोरेट कंपनी, कोऑपरेटिव, प्राइवेट सेक्टर कुछ भी बोले, आप समझ लीजिए कि दूध मिलावटी है दूध में शुगर नहीं यदि पॉजिटिव है तो। अब गाय भैंस का दूध निकालिए, शुगर तो उसमें भी है पर वो टेस्ट में नेगेटिव आएगा। टेस्ट में यदि शुगर पॉजिटिव आता है, जो अमूमन हर ब्रांड में आ रहा है, अमूमन, अब ब्रांड नेम लेना तो उचित नहीं है, लेकिन सभी ब्रांडों में मैं देख रहा हूँ अमूमन आ रहा है। तो शुगर यदि पॉजिटिव आ रहा है तो निश्चित आपके शरीर में जब वो दूध जा रहा है तो जहर का काम कर रहा, बच्चों से लेकर के और बूढ़े तक। उम्मीद ये की जाती है दूध के साथ कि दूध है तो कुछ एनर्जी आएगी, कुछ ताकत आएगी, कमज़ोर को सहारा देगा, इस तरीके की जो हम उम्मीद करते हैं, उम्मीद तो ठीक है। और चूँकि भारतीय जीवन पद्धति में प्रोटीन सहित अन्य सभी कैल्शियम को, अन्य चीज़ों की जो मानवीय आवश्यकताएं हैं, तो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने का जो सबसे सरल, पाचक और सस्ता साधन है वो दूध और दूध पदार्थ है। वो यदि हम खराब करते जा रहे हैं जिस तेज़ी के साथ, तो निश्चित तौर पर हम देश में मिलावटी खाद्य सामग्री की वजह से, उसमें भी खासतौर पर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, तेज़ी के साथ बीमारियों का विकास करते जा रहे हैं। जी। अच्छा, ये साथियों, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि देश में सबसे ज़्यादा पशुधन हमारे यहाँ है, सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन हम करते हैं, लेकिन पर कैपिटा दूध कम है। और कई बार ऐसा होता है कि किसान कह रहा है दूध हमारे पास कम हो रहा है, लेकिन फैक्ट्रियों में दूध बढ़ता रहता है। फैक्ट्रियों में आज से 20 साल पहले, फिर उससे पीछे चलते जाइए आप, जब गर्मियों का समय आता था तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मिठाइयों की दुकान पर मुनादी करके पाबंदी लगवाते थे कि दूध से मिठाइयाँ नहीं बनेंगी, मिल्क प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, क्योंकि गर्मियों में दूध की कमी आ जाती है, बच्चों और बुजुर्गों को दूध नहीं मिलेगा पीने के लिए। जब पशुधन आज से ज़्यादा था, व्यक्ति और पशुओं दोनों की यदि मिलाएंगे तो प्रति व्यक्ति जितने पशु जब थे उतने आज नहीं हैं। पिछले दिनों पशु गणना हुई, लगभग सभी स्टेट में पशुओं की संख्या में गिरावट आई है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में देखेंगे, और कुछ डिस्ट्रिक्ट तो ऐसे हो गए जहाँ पर अस्पतालों में पशुओं की ओपीडी नहीं होती, ड्राई घोषित हो गए। पशुओं की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। व्यक्ति पशु रखना नहीं चाहता, और जिस घर में 1 गाय, 2 गाय, 4 भैंस, हर घर की एक मानवीय सोच थी कि भाई हम पशु भी रखेंगे और हम गाय का जो दूध है, छाछ है, लस्सी, वो अपनी खाएंगे, और बहुत सारी बीमारियों का इलाज दूध और दूध पदार्थों से होता रहा।
जैसे एक कहावत है ब्रिज की, गरीब की भूख मटाए, गरीब की भूख मिटाए छाछ क्या काम करती है, और मोटापे का पेट घटाए। मोटे का पेट घटाए, गरीब की भूख मिटाए, ये दो काम छाछ करती है। और जब मोटे का पेट घटेगा तो बीमारियां भी मिटेंगी, लीवर साफ होता है, किडनी साफ होती हैं। और गरीब के पास कुछ भी और साधन नहीं है तो छाछ पी के गुजारा कर सकता है, और छाछ के साथ अपनी न्यूट्रिशंस की पूर्ति कर सकता है वो। तो एक तरीके से इतना हमारे जीवन का महत्वपूर्ण जो हिस्सा है वो खराब हुआ। ये बात बिल्कुल सही है कि लगातार पशुधन की गिरावट और दूध का बढ़ना भयंकर स्थिति की तरफ ले जा रहा है। अब अलग अलग स्तरों पर लोग अलग अलग तरीके से आंख मूंद करके और इस बात को अपने ढंग से प्रचारित करते हैं, तो मैं उसका तो क्या बोलूं। लेकिन ये सच है कि हमारी जो निगरानी एजेंसियां हैं दूध के संबंध में, उनकी सोच क्या है मुझे नहीं मालूम, पर उनकी पकड़ बहुत कमज़ोर है और बहुत सारी कंप्लेंट शिकायतें जगह जगह रहती हैं उन लोगों की। तो ये जो माहौल है दूध के संदर्भ में और दूध इकाइयों के संदर्भ में, उसको साफ करने की बहुत आवश्यकता है। पशुधन को बढ़ाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। लगातार पशुधन की वृद्धि में गिरावट है। दूध की डिमांड हर दिन बढ़ रही है, चूंकि देश की आबादी हर दिन बढ़ रही है और निर्यात भी देश में से दूध का बढ़ रहा है। तीसरा, देश में पशुओं के मांस का निर्यात बढ़ रहा है तेजी के साथ, वो भी पशुओं की संख्या में गिरावट ला रहा है। इस साल थोड़ा ज़्यादा गिरावट आई तो दूध के रेट काफ़ी महंगे हैं, परंतु उपलब्धता लगभग देश में है दूध की। तो दूध की जो उपलब्धता है, यदि उसकी बारीकी से हम लोग छानबीन करते हैं तो हम पाएंगे कि उसमें बहुत बड़ा हिस्सा मिलावट का है। तो आपका जो, ये तो हो गई बात मिलावट की, जो आपका एक अभियान है इन सब के खिलाफ, वो कैसे काम करता है और अभी तक मतलब क्या इसका हो रहा है? सन 2009 में प्लानिंग की गई, 11 में दूध आंदोलन आया, जब लोग मिलावट को नहीं जानते थे, बस हल्की फुल्की सी बात करते थे, जागृति नहीं थी। लेकिन 2011 के बाद जो दूध आंदोलन 1 साल चला मिलावट के खिलाफ, उससे देश में जागृति आई। बहुत छोटी छोटी डेयरी गौशालाएं विकसित होगी। मैं कह सकता हूं कि आज जो छोटे छोटे दूध के व्यवसाय स्टार्टअप में आए, उनमें उस आंदोलन का बहुत बड़ा योगदान रहा। दूध आंदोलन की वजह से लोग समझ पाए कि दूध भी एक व्यापार है, इसको करना चाहिए। मिलावट के खिलाफ छोटे छोटे ग्रुप्स बना के युवाओं ने कुछ महंगी दर पर दूध बेचने शुरू करे। बहुत सारे स्टार्टअप कामयाब भी हुए हैं, बहुत सारे स्टार्टअप कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन जो आज कामयाब नहीं वो कल कामयाब होगा, ऐसी उम्मीद हम उन सब लोगों के लिए करते हैं जो गैर मिलावटी खाद्य सामग्री का व्यापार बिजनेस करते हैं। हमने थोड़ा सा परिवर्तन ग्वाला गद्दी में किया। पहले हम ये सोचते थे कि केवल हम ही काम करें और हम मीन्स हम और ग्वाले मिल कर के काम करें और लोगों को अपने संग नहीं जोड़ें, परंतु अब हमने ये परिवर्तन किया कि जो भी गैर मिलावटी खाद्य सामग्री का निर्माण करेगा और रिफाइंड रखेगा सिस्टम को, जी आइए देखिए मैं ये बना रहा हूँ और मेरे चीज़ को ले जा कर के टेस्ट करिए, उनको भी अब हमने एसोसिएट किया। परंतु बड़ी कामयाबी फिर भी नहीं मिल पा रही है। तो अब हमने एक रणनीति में थोड़ा परिवर्तन किया है कि हम पिछले 2 वर्ष से एक हमने काम किया कि एक रजिस्ट्रेशन हमने 2017 में कराया, ग्वाला गद्दी जच्चा बच्चा शुद्ध देसी घी का, और वैश्विक वैदिक फूड सामग्री पूरे विश्व में थोड़ी थोड़ी उपलब्ध कराई जाए। यानी हम देखिए, ग्वाला गद्दी कोई कॉरपोरेट जगत तो है नहीं, ग्वाला गद्दी आपका मार्गदर्शक है कि आप गैर मिलावटी खाद्य सामग्री खाओ और उसका उत्पादन करो, विपणन करो, बिक्री करो, खरीदो, बनाओ। हम उस सब में लोगों का मार्गदर्शन करते हैं और एक नई सोच लोगों में जिंदा करते हैं। तो अलग अलग मुल्कों में हम चाहते हैं कि हमारी जो सनातनी संस्कृति, प्रकृति, सृष्टि, इस सब में जो हमारी दृष्टि देखती है कि हम एक अच्छी खाद्य सामग्री के निर्माता के रूप में हमारा देश स्थापित हो, हमारे देश के लोग इस पर काम करें। और इन सब बातों को देखते हुए हमने प्रयास किया कि कैसे इस चीज़ को लेकर के हम आगे बढ़ें। तो बहुत सारे मुल्कों में हमने इस चीज़ को फैलाने का निश्चय किया। उसी संदर्भ में एक हम नए प्रोजेक्ट के रूप में आए कि जो पोषक आहार है, जैसे हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं वो अच्छे हैं, बुरे हैं, किसने लिखे हैं, सच हैं, गलत हैं, उस पर हमने नहीं जाना, परंतु उनमें एक बात बहुत सच्ची है जो समझने की है
कि वो हमको एक संस्कार देते हैं रोजाना, हर सूरज हमारा हो। एक कहावत है, जब मन में से अंधकार मिट जाए, जब मन में से अंधकार मिट जाए, पाप अनाचार दूर हो जाए, और जब आपकी दृष्टि समस्त सृष्टि के कल्याण को देखती हो, तो आपका हर दिन उगने वाला सूरज आपका होता है। तन निर्मल हो, मन सुंदर हो, फिर हर नव जीवन का नवाचार बन जाए। ये हमारे ग्वाला गद्दी के बड़े कई कवि हुए, उन्होंने अलग अलग ढंग से ट्रेडिशनल भाषाओं में, देसी अपने अपने जो कहानियाँ किस्से, उनमें इस बात को समझाने का प्रयास किया है कि जब आपके मन में से अहंकार मिट जाता है, बहुत सारी चीज़ें वो मिट जाती हैं, तो फिर आप हर सूरज को आप अपना कर सकते हो। तो फिर हमने ये तय किया कि हम कैसे इस पर आगे काम करें, और दूध उत्पादक और पशुपालक जो है उसमें उसकी जो पशुओं की संख्या उसमें कैसे वृद्धि करी जाए। तो एक चीज़ हमारे ध्यान में आई कि शहरों के नज़दीक गाय भैंस तो है, कस्बों के नज़दीक है, उसका जुड़ाव शहर और कस्बों के संग है, बगैर मिलावटी खाद्य सामग्री के रूप में कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति थोड़ी थोड़ी दर्ज कराती है। परंतु भेड़, बकरी और ऊँट, ये तीनों जो पशु हैं, ये शहर से दूर हैं, कस्बे से दूर हैं, जंगलों में हैं, पहाड़ों में, गिरियों में, गरीबों के पास हैं, ऐसी लोगों की सोच है। परंतु ऐसा नहीं है। भारत पहले भी उस धन को अपना धन मानता था, और धनेड़ी उसको कहता था जिस पे ज़्यादा पशुधन होता था। आज भारत के उसमें थोड़ा बदलाव आया, तो हमने उसी को वापस ले जाते हुए पशुधन की वृद्धि करने का निश्चय किया, और उसमें ये तय किया कि हम जो महाभारत की कथा है कि अभिमन्यु को माँ के पेट में ही लड़ाई का ज्ञान मिल गया था, ऐसे बहुत सारे संस्कार महर्षि वाल्मीकि भगवान श्री राम के सुपुत्रों को, लव और कुश को, प्रतिदिन सीता माता के संग बैठ करके अच्छे काव्य सुनाते थे, अच्छी रचनाएं सुनाते थे, युद्ध रण कौशल रोजाना किसको सुनाते थे? सीता माता को। जो उनके ऐसी कहावत है कि माँ को गर्भ के दौरान यदि आप अच्छे संस्कार देते हो, अच्छी शिक्षा देते हो, तो बच्चा आपका वैसा ही निर्भीक, सदाचारी और उस तरीके का बनता है। इन सब बातों को यदि हम देखते हैं, तो फिर वर्तमान में जब हम जीवन दर्शन प्रैक्टिकल करते हैं, तो ये पाते हैं कि हर माँ को, इसका देखिए दर्शन कितना लंबा है, सोच कितनी लंबी है, कि हर माँ को जब वो गर्भ धारण कर ले, तब एक अतिरिक्त पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जो रूटीन में वो खा रही है, उससे अतिरिक्त उसको पोषक तत्व चाहिए, कैल्शियम चाहिए, उसको प्रोटीन चाहिए, आयरन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, और जो न्यूट्रिशंस हैं वो ज़्यादा अच्छे चाहिए। और वही कथा कहानी है एक तरीके से, कि आपका जो है न्यूट्रिशंस कितने अच्छे हैं, रिफाइंड हैं, प्राकृतिक हैं, शुद्ध हैं, वो माता को मिलेंगे, तो बच्चा उतना बलिष्ठ और लड़ाका और दिमागी तौर पर तीव्र गति, मतलब तीव्र बुद्धिमान पैदा होगा। हम देखते हैं कई बार मानसिक तौर पर बच्चे कमज़ोर पैदा होते हैं, तो वो न्यूट्रिशंस उस माँ को नहीं मिले होते। पेट तो सारी माँओं का एक ही है, हर प्रत्येक गर्भवती माँ का पेट एक है। उस पेट में जो भ्रूण से और जो बच्चा बनेगा, उसको कितने पोषक तत्व पेट के अंदर मिले हैं, ये कैसा माहौल मिला, ये माता पर निर्धारित होगा। और उसमें भी जो सरल और पाचक द्रव्य है, खाद्य सामग्री है, वो दूध और दूध पदार्थ है। तो पहले, आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले, जब टीवी का विज्ञापन नहीं था, तब बाजारी चीज़ें नहीं थी, और जब हमारी जो लंबाई चौड़ाई थी भारत की, उससे और पीछे जाओगे तो आज से कहीं ज़्यादा अच्छी थी। तो हमने सोचा उस वक्त क्या ऐसी चीज़ हमारी माताएं खाती थी, तो आप पाएंगे कि हर माँ देसी घी के लड्डू जरूर खाती थी। जच्चा बच्चा देसी घी दिया जाता था। तो ग्वाला गद्दी ने जच्चा बच्चा देसी घी का उत्पादन करने का निश्चय किया। उसमें फिर हमने देखा कि सबसे शक्तिशाली घी कौन सा हो सकता है, शक्तिशाली और बुद्धिमत्ता, एनर्जी जिसमें बहुत ज़्यादा हो, बच्चे का दिमाग तीव्र बने। आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद एक आहार है। आहार आपका अच्छा है तो आप अपने आप ही एक चिकित्सा पद्धति का जीवन जीते हो, यानी आपको चिकित्सीय लाभ उसी वक्त मिलने शुरू हो जाते हैं। तो एज पर आयुर्वेद भी हमने ये सोचा कि हम ऐसी चिकित्सीय व्यवस्था को आहार के तौर पर विकसित करें कि जो आहार ही चिकित्सा बन जाए, एक अच्छा खाद्य पदार्थ हम दे पाएँ। तो माता के लिए हमने जच्चा बच्चा देसी घी बनाने का निश्चय किया, और उसमें 5 दूध शामिल करें हैं: गाय, भैंस, बकरी, ऊँटनी और भेड़।
उसमें भी अब हम क्या करने वाले हैं कि जच्चा बच्चा के लिए हमारा एक यूनिट अलग से तैयार हो रहा है। आपने पीछे देखा होगा, तो ये 3 मंजिला यूनिट हम बना रहे हैं। इसमें भेड़ का दूध आएगा, ऊँटनी का दूध आएगा, बकरी का दूध आएगा, गाय का दूध आएगा और भैंस का दूध आएगा। और जच्चा बच्चा के लिए जो दूध आएंगे उसमें हमने न्यूनतम मूल्य घोषित कर दिया है। अभी उसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है, परंतु आपकी जानकारी स्वरूप बता दूं, एक निर्धारित रेट कर दिए हैं। जो ग्वालागद्दी जच्चा बच्चा जो देसी घी है और वैश्विक वैदिक जच्चा बच्चा जो देसी घी है, उसके लिए ग्वालागद्दी ने जो मूल्य निर्धारित किया है वो इतना अच्छा है। जैसे ये, हाँ बिल्कुल सही है, ऊँटनी का घी है, ये 3800 रुपये किलो में बन करके आ रहा है। इसमें अब हमने ये तो चलो घी वाली बात हो गई, लेकिन हमने जो निर्धारित मूल्य किया जिससे हम पशुबंध में वृद्धि चाहते हैं, बकरी का जो दूध का मूल्य रहेगा 12 महीने, मतलब एक समान पूरे साल में, वो न्यूनतम मूल्य घोषित किया हमने 100 रुपये किलो। भेड़ का जो मूल्य है वो 120 रुपये किलो दूध का न्यूनतम मूल्य रहेगा। और ऊँटनी के जो दूध का मूल्य है, यानी ये जच्चा बच्चा के लिए जो होगा वो 100 रुपये किलो रहेगा। ये आप खरीदेंगे? ये हम खरीदेंगे। इसके अलावा इसमें चूँकि प्रीमियम हमने थोड़ा, इसमें चयन हम प्रीमियम भैंसों का भी करने वाले हैं, तो इसमें भैंस का मूल्य भी घोषित कर दिया है। जो देश में सर्वाधिक अधिकतम मूल्य होगा 70 रुपये किलो भैंस का दूध हम खरीदेंगे। ये हमारी खरीद के मूल्य हैं फार्मर्स के साथ। और जो गाय है, गाय का मूल्य हमने 50 रुपये किलो प्रति किलो की दर से खरीदने का निर्धारित किया है। इससे क्या होगा कि जो एक इसमें इस मूल्यों को निर्धारित करने में एक चीज़ और है जो आपको बता दूं, ये केवल उन लोगों का दूध खरीदा जाएगा जो लोग बाद में उन पशुओं का या पहले या बीच में कहीं भी मांस के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी आज जो बकरी का उत्पादन है, आप फार्मर्स के बीच में जाते हैं, आप देखते हैं सरकार की जितनी पॉलिसी हैं लगभग वो इस तरीके से हैं कि बकरी का उत्पादन करिए मांस के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी संस्कृति, मेरी दृष्टि मांस के निर्यात को कहीं से कहीं तक भी प्रमोट नहीं करती। मांस का निर्यात सिर्फ इसलिए किया जाए कि इससे पैसा आएगा, तो वो पैसा भी धर्म सम्मत नहीं है। क्योंकि भारतीय संस्कृति कहती है कि जैसा अन्न खाओगे वैसा मन होगा, जैसा पैसा आएगा वैसा आपका परिवार होगा। तो वहाँ हमने ये सुधार किया है कि जो बकरी का दूध है और जो बकरी पालन है वो मांस से ज़्यादा मुनाफा दूध में कर दिया जाए, और वो मुनाफा इतना कर दिया जाए कि मांस का व्यापारी कभी वो मुनाफा नहीं दे सकता। तो मैं कह सकता हूँ आपके जो न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से जो लोग जुड़े हैं, अभी पहले चरण में हमने यहाँ से 300 किलोमीटर की व्यवस्था की है कि यहाँ से जो 300 किलोमीटर का इलाका जहाँ आप बैठे हो, यहाँ से चारों तरफ 300 किलोमीटर में हम ये दूध की खरीद करने जा रहे हैं। फिर इसको अगले चरण में बढ़ाएंगे। राज्य बता दीजिए कौन कौन से क्षेत्र है, ताकि अगर कोई जुड़ना चाहे न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से आप। बिल्कुल, पंजाब में हमने पूरा लिया है लगभग, राजस्थान हमने गंगानगर, बीकानेर ये पूरी बेल्ट ली है, इधर को अलवर लिया है, पूरा डिस्ट्रिक्ट है अलवर। अलवर हालांकि यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है, परंतु चूँकि अलवर और यहाँ के बीच में ग्वालागद्दी का एक छोटा यूनिट है, तो वहाँ का वहाँ खरीद करके उसको प्रोसेस कर लिया जाएगा। इसलिए अलवर, भरतपुर, जयपुर ग्रामीण, दौसा ये ज़िले हमारा राजस्थान के चुने हैं। उत्तराखंड पूरा है, हिमाचल पूरा है, क्योंकि यहाँ पर दूर दराज के क्षेत्रों में बहुत पलायन हुआ है और जो ग्रामीण लोग हैं वो गरीबी का जीवन जी रहे हैं, और जबकि वो बहुत उन्नत किस्म के काम करते रहे, लेकिन कुछ सांस्कृतिक बदलाव हुए, कुछ आर्थिक बदलाव हुए, उनकी वजह से लोगों को इधर उधर जाना पड़ा, तो उनको वहीं स्थापित करके और वो एक संपन्न और धनेड़ी के तौर पर उभरें। तो वो हमने ये डिस्ट्रिक्ट्स को अलग, पूरा हरियाणा इसमें लिया, पश्चिमी यूपी हमने इसमें शामिल किया है। इस पूरे क्षेत्र में अब हमारा गणित देखिए क्या कहता है। एक बकरी आज, पुराने समय में थोड़ा सा दूध कम था, परंतु वर्तमान में बकरी 3 किलो और 5 किलो तक दूध दे देती है। मिनिमम 3 किलो दूध बकरी का दोनों टाइम में हो जाता है, और बहुत ज़्यादा अच्छी बकरी है तो 5 किलो तक पहुंच जाती है। लेकिन जो 3 किलो दूध देने वाली बकरी, हम उसी को एवरेज करके यदि हम 2.5 किलो की एवरेज भी लेते हैं, तो 2.5 किलो के एवरेज में भी जो है दूध है वो 250 रुपये का एक दिन में बिक गया। और देखिए सबसे अच्छी बात क्या है, जहाँ पर पहाड़े और जंगल है वहाँ बकरी का खर्चा कुछ नहीं है, सिर्फ मजदूरी के अलावा चराना है। तो 250 रुपये के हिसाब से
जो बकरी है वो 365 में से तकरीबन 280 दिन दूध देती है। तो 280 दिन को यदि हम 250 रुपये से गुना भाग करेंगे तो तकरीबन 70-75 हज़ार रुपये का या 80 हज़ार रुपये का दूध एक बकरी से एक साल में प्राप्त हो गया। कुछ कम ज़्यादा हो तो 50,000 तो मिलने ही मिलने। नहीं, 70 हज़ार से कम तो कहीं मिलता ही नहीं है, मिलेगा ही नहीं इसमें। इसके अलावा बकरी एक साल में 2 बार बच्चा देती है, तो 4 बच्चे लगभग बकरी के होते हैं मिनिमम, कई बार थोड़े और ज़्यादा भी दे देती है, पर 2 बच्चे बकरी वन टाइम देती है। एवरेज ये आती है कि उसमें 1 मेल होगा, 3 फीमेल होंगे लगभग। कभी वो 2 फीमेल दे देती है, कभी एक बार मेल और फीमेल देती है। क्योंकि बकरी या सभी पशुधन में ये बात अच्छी भी है कि मेल कम पैदा होते हैं, फीमेल्स ज़्यादा पैदा होते हैं, परंतु मेल का चूँकि कोई प्रबंध नहीं है इसलिए वो आपको नज़र ज़्यादा आने लगते हैं। तो जो 4 बच्चे उसके पैदा हुए, वो चारों बच्चे यदि बिकने को चले जाते साल में तो 2,000-2,500 में एक बच्चा उसका बिकता, इससे ज़्यादा नहीं बिकता, क्योंकि वो पैदा हुए 2 महीने 3 महीने के बच्चे को बेच देते हैं। पर यहाँ आपकी जो बच्चे हैं चारों, वो आपके जिंदा रहे, माँ को खुशी हुई, प्रसन्नता हुई, पहले 6 महीने बाद बच्चा आ गया, फिर 6 महीने बाद दूसरा बच्चा आ गया, तो 1 साल के जो आपके बच्चे थे ये अगले 2.5 साल बाद जो फीमेल से वो वापस माँ बनने वाली है। यानी 10,000 की कीमत जो है आपके 4 बच्चों के हिसाब से वो 40,000 रुपये, अगर फीमेल को शामिल करें मेल को हटाते हैं तो वो 30,000 रुपये आपको उसका मिल गया। तो 70,000 जमा 30,000, 1 लाख रुपये आपको एक बकरी से 1 साल में प्राप्त हो गए। अब आप उसका दूसरा रूप देखिए, मांस के लिए यदि आपने उसको बेचा है तो वही बकरी यदि खुद बिक जाती है तो मैक्सिमम वो 7-8 हज़ार रुपये में बिक गई। यदि उसके बच्चे बिकते हैं तो 2-2, 2,500 हज़ार रुपये में बिक गए, तो 10,000 रुपये में बिक गए, और वो 10,000 बिक करके बकरी अकेली रह गई और उसकी ममता खत्म हो गई, उसका प्यार खत्म हो गया, उसका प्रकृति के प्रति, क्योंकि बकरी तो एक जीवंत जीव है, वो सब कुछ महसूस करता है। जैसे अभी आजकल घटना हुई कि घर पे गाय ने आकर के बैल बजा दी, तो वैसे तो अपने आप में बहुत बड़ी घटना है, तो गाय को मालूम था मैं बैल बजाऊंगी तो अंदर से कोई निकल के आएगा, वो कुछ नहीं कर सकते, पर वो महसूस करते हैं और अपने आंसू प्रत्येक पशु के निकलते हैं आंसू जब उसके बच्चे को काटा जाता है। कितने सारे वीडियो ऐसे आते हैं जब बकरा कटता है तो उसकी माँ रोती है। तो वो जो स्थिति है, मतलब एक खतरनाक सी स्थिति है जो हम सोच भी नहीं सकते, और उस स्थिति में से यहाँ बदलाव आता है। वहाँ आप मांस बेच करके, बकरी का यदि उत्पादन मांस के लिए करते हो तो आप 10,000 कमाते हो, अधिकतम कमाते हो तो आप 15,000 कमा लोगे पूरे साल में अधिकतम, जब आप माँ और बकरे सबको विधिवत रखते हो। यहाँ आपका बकरा भी जिंदा है और आपके तीनों बच्चियाँ जो बकरी थी वो जिंदा है, 1 लाख रुपये आप सालाना कमाते हो। उस हिसाब से हमने कैलकुलेट किया कि अगर एक पूरा परिवार, जिस परिवार में आज के दिन जो वर्तमान स्थिति है 2 और 2 4 भी लगा लिए जाएं, और इसमें हमारा यहाँ चिंतन बदला है। जो कल आप महाराष्ट्र की बात कर रहे थे, ग्वाला गद्दी जच्चा बच्चा देसी घी में वही था, मैं कल बोला नहीं था, आपको सुन रहा था। हमने यहाँ भी किया है, जो प्रीमियम दूध है हमारा, उसको प्रीमियम घर का व्यक्ति ही उत्पादन करेगा। चूँकि हम यूथ को अब समझा रहे हैं कि आप, जैसे मैंने कल आपको जमात का वो नाम लिया था, तो उसमें हमारा यही सब्जेक्ट रहता है कि भाई आप बाहर जाओगे, नौकरी करोगे, कितने का पैकेज मिलेगा आपको, क्या मिलेगा। एक आमतौर पर जो शिक्षा है, सिंपल जो शिक्षा रहती है, 8 से आपने BA किया है तो नीचे जाओगे 10,000 रुपये महीने मिल जाएगा, 15,000 रुपये महीने मिल जाएगा, 20,000 रुपये महीने मिल जाएगा। लेकिन यहाँ हमने क्या किया कि आप अपने घर में, सरकार नाबार्ड उसके लिए पैसा देती है 50 लाख रुपये तक बकरी खरीदने के लिए, जिसमें 90% सरकार दे रही है सब्सिडी। आप बकरी खरीदिए, प्रीमियम जो उस घर का बच्चा पढ़ा लिखा वो उस व्यापार में लगेगा, क्योंकि साफ़ सुथरा सुंदरता पूर्वक दूध निकले, उसमें सफाई रहे, उसकी बाल्टी और बर्तन साफ रहें। तो यहाँ पर आप यदि 50 बकरी लेकर के व्यवसाय शुरू करते हैं तो मैं उनको पूरी तरह गारंटी दे सकता हूँ कि कम से कम भी मैं लेकर के चलूँगा तो 25 लाख रुपए का सालाना मुनाफा कमाते हैं, जो किसी व्यवसाय में नहीं है। और पूरी तरह ये व्यवसाय, पूरी तरीके से व्यवसाय व्यक्ति को निराशा से आशा की तरफ ले जाता, और नुकसान का नहीं है, केवल मुनाफे का व्यवसाय है। यही भेड़ के ऊपर लागू होगा। भेड़ का आपको 2 फायदा होने वाला है। हाँ, बकरी में भी एक फ़ायदा है, जो उसका मूत्र और गोबर है वो आप खाद बनाइए, उसकी अलग आप बिक्री करिए, मैनेजमेंट करें। उसे भी हम समझाने वाले हैं कि आप लोकल ग्रुप्स बना करके
और वहीं पर उसका अच्छी किस्म का खाद बनाया जाए गाँवों में और उस खाद को वहीं बेचा जाए। तो गांव का जो ऑलमोस्ट जुड़ाव है एक दूसरे के प्रति वो बढ़ेगा और ऑर्गेनिक खेती में भी वहाँ पर मुनाफा शामिल होगा। परंतु दूसरी तरफ हम ले जाते हैं भेड़ पर। भेड़ है, भेड़ का देखिए एक तो फ़ायदा आपको ये हुआ कि जो दूध है वो 120 रुपये किलो खरीदा गया है। वहाँ भी भेड़ यदि 2 किलो दूध की एवरेज भी मैं डालता हूँ पूरे दिन का, सुबह और शाम का, तो तकरीबन 250 रुपये यहाँ आ जाता, वही एवरेज यहाँ निकल के आती है। बस इसमें अतिरिक्त जुड़ जाता भेड़ की ऊन, और भेड़ की ऊन सर्वश्रेष्ठ ऊन मानी जाती है, महंगी बिकती है, बहुत अच्छी है, और उसका इस्तेमाल पूरी तरीके से किया जाए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मॉडर्न भारत का निर्माण कर रहे हैं, एक अच्छा संबल भारत निर्माण करें। तो यहाँ पर हम उनकी बात को सहमति देते हुए, जब बकरी की मृत्यु हो जाए या भेड़ की मृत्यु हो, जब आप उनकी खाल का, हड्डियों का, सब का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो अच्छी बात है, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप उसको, और ये जो व्यवसाय और ये सब काम जो है ना, पुराने समय में कुछ व्यवस्थाएं ऐसी थी कि ये व्यवसाय यही करेगा या ये व्यवसाय, वैसी अब कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। नए भारत के सृजन में आप सबका योगदान हो सकता है। उसी तरीके से हमने ऊँट के दूध को लिया। ऊँट के दूध में हमने एक खासियत ये पाई है, जैसे भेड़ का दूध है तो उसमें बहुत अच्छी मात्रा में रिच कैल्शियम है, ऐसे ही ऊँटनी के दूध में जो है शुगर को मारने की क्षमता है। ऊँटनी के जो खानदानी पशुपालक हैं, जो चरणबद्ध तरीके से क्रम हिसाब से चले आ रहे हैं, उनमें कहीं भी कोई शुगर का मरीज नहीं पाया जाता। और वहाँ पर हमने इसको 100 रुपये किलो, चूँकि मैं अभी बीकानेर गया, राजस्थान में जैसलमेर गया, तो मैंने पाया कि ऊँटनी के दूध का भी बहुत ज़्यादा व्यवस्थित काम नहीं है और उसको तवज्जो नहीं मिल पाती। संख्या कम हो रही है उनकी लगातार। हाँ, यहाँ उसकी संख्या बढ़ेगी, चूँकि ऊँटनी दूध अच्छा देती है, 7 किलो तक दूध दे देती है, तो दूध एक दिन का 700 रुपये का हो गया, एवरेज 280 दिन उसका भी रहता है। तो ऊँटनी का जो दूध है वो भी हमने यहाँ पर ख़रीद लिया, और इनको प्रीमियम दूध, ये सारे के सारे प्रीमियम तरीके से ख़रीदे जाएंगे। और इसको ख़रीदने के बाद हम इनका घी निकाल करके और जच्चा बच्चा देसी घी पैक करके आप सबको उपलब्ध कराने वाले हैं। और 26 मुल्कों में भी हमने सोचा है निर्यात करने के लिए। और आप देखिए भारत कितना बड़ा एक लीडर बन सकता है पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में ग्वाला है, संसार के हर मुल्क में ग्वाला है। ये अलग बात है कहीं कम है कहीं ज़्यादा, अंग्रेज भी बड़ी संख्या में ग्वाला है। तो हम एक मूवमेंट ये चलाने वाले हैं, जैसे अभी हमने मंगोलिया से ऊँटनी का घी मंगाने का सोचा है, क्योंकि अभी उस पूर्ति को, चूँकि हमको जच्चा बच्चा में उसको मिलाना है तो शायद उतना नहीं कर पाएंगे। पहले हम अपने मुल्क का पूरा खरीदेंगे, फिर आवश्यकता के अनुसार जो बाहर के ग्वाले हैं उनका भी, भेड़ बकरी और ऊँटनी का जितनी हमें आवश्यकता होगी उतना वहाँ से खरीदेंगे। और हम 26 मुल्कों से डॉलर कमा के लाएंगे, और आज भी हम कमा के हमारे ग्वालागद्दी का कई घी दूध बहुत यस, हम एसोसिएट होकर के आज भी भारत सरकार को अपने मुल्क के लिए विदेशी मुद्रा लेकर के वहाँ से हमारे लोग आ ही रहे हैं। और घी हम बड़े सम्मान के साथ अमेरिका, सिंगापुर, दुबई और कई सारे मुल्कों में हम निर्यात कर रहे हैं, और हम कुछ मुल्कों में रास्ता खोल रहे हैं भारतीयों के लिए। और जच्चा बच्चा देसी घी के माध्यम से हम वैश्विक वैदिक संस्कृति को, दुनिया को समझने का मौका देंगे, और पूरे संसार के ग्वालों का भी एक फोरम धीरे धीरे गठित करेंगे। अभी 26 मुल्कों में हम संपर्क कर रहे हैं लगातार, बहुत सारे लोगों की मदद हमको मिल रही है, और इन 26 मुल्कों से हम पूरे वर्ल्ड के ग्वालों से आगे बढ़ेंगे, ग्वाला संपर्क करते। और उनको ये समझाने में अब हमें हर हाल में कामयाब होना है कि मांस हमारी ना तो ग्वाला संस्कृति है, ना भारतीय संस्कृति, और ना प्रकृति की कोई संस्कृति है। जिस प्रकृति ने हमको पैदा किया है, हवा दी है, पानी दिया है, जंगल दिया रहने के लिए, जगह दी है, उसकी भी संस्कृति किसी की हत्या करके उसको उस बिजनेस को करने की इजाज़त नहीं देती। तो हम इस पर काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत सारी ये जानकारियां हैं साथियों, बहुत सारी ये जानकारियां हैं जो आप तक पहुंची हैं। मोहन जी को आप बहुत लोग जानते हैं, ग्वालागद्दी नाम से एक मुहिम चला रही। ग्वालागद्दी मतलब वो लोग जो किसी भी धर्म के लोग हों, लेकिन अगर किसी जाति से लोग हों, लेकिन अगर वो दूध का काम करते हैं, गाय पालते हैं या कोई भी पशु पालते हैं, तो उनकी जो मुहिम है उसको वो आगे बढ़ा रहे हैं। और उन्हीं का एक अपना संगठन बना है, उनके लिए मार्केट बिजनेस के द्वार खोले गए हैं ताकि वो किसी उस पर कमज़ोर ना पड़े, वो
व्यवसाय को बंद ना करें, कोई वैकल्पिक रास्ता न चुने, इसलिए कि सारी कवायद ये हैं कि जो ऐसे लोग हैं उनके पास बिजनेस के अवसर आएँ। बहुत शुक्रिया। तो अभी मैं क्या कहते हैं, पंचकुला में हूँ और पहले भी मैं यहाँ पे आया हूँ, जो हमारी आपने स्टोरी देखी होंगी। तो मैं आपको अलग अलग चीज़ों से मिलवा रहा हूँ, अलग लोगों के पास जा रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वो चीज़ दिखाई जाए जो आपके जीवन में, आपके कारोबार में, आपके व्यवसाय में, आपके जीवन जीने के जो कला है उसमें आपका साथ दे। बहुत शुक्रिया। बने रहिए न्यूज़ पोर्टली के साथ। धन्यवाद।